हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 19 दिसंबर 2021 में जो एचटेट टीजीटी साइंस का पेपर हुआ था उसका पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह हमारा सेट बी है। इसके अंदर हम क्वेश्चन 91 से लेकर 100 तक पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसमें सॉल्व कर चुके हैं और उसके बाद हम 101 से लेकर के आगे के क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन प्रेस करें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट shows that electrons have negative charge. The mass and positive charge of atom is concentrated in the nucleus. Neutron exist in the nucleus. Most of the space in the atom is empty. क्वेश्चन में हमसे पूछा कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट किए थे। हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमें गिवन है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज आउट करना है। और ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं कि हमारे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें जे थॉमसन ने बताया था और जो हमारा न्यूट्रॉन के बारे में न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है इसके बारे में क्लियरली जेम्स चैडविक ने हमें बताया था। जो हमारी स्टेटमेंट है न्यूक्लियस के अंदर मास होता है और पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, ये स्टेटमेंट रदरफोर्ड ने हमें बताई थी। और एटम के अंदर का बहुत सारा हिस्सा एम्प्टी होता है, खाली होता है, ये बात भी रदरफोर्ड ने बताई थी। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2nd and 4th आर करेक्ट। Next, question number 102. What happen when an oxygen atom becomes a oxygen ion? हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसी तरीके से 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर लास्ट में हमें ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन एटम यानी O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, मतलब इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज, its nucleon number increases, its atomic number remains same, its mass number increases। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेज, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन सेम। When an oxygen atom converted into oxygen ion, right? Atomic mass क्या होता है? Atomic mass होता है increase due to increase of extra electron। Atomic mass में हमें increase देखने को मिलेगा due to increase of extra electron। और यहाँ पे जो atomic number है, atomic number ये वाला ये सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रह रहे हैं और मास नंबर भी सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रह रहे हैं और प्रोटॉन सेम रह रहे हैं। जबकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज होंगे, उनमें चेंजेस आएंगे। और मैं आपको यहाँ पे न्यूक्लियन वर्ड आया है, न्यूक्लियन के बारे में बता देती हूँ। न्यूक्लियन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन को आप कैसे निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेज, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एटॉमिक मास तो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट्स न्यूक्लियन नंबर इंक्रीजेज, ये भी रॉन्ग है क्योंकि न्यूक्लियन नंबर तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब सेम है तो इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, ये स्टेटमेंट सही है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट्स मास नंबर इंक्रीजेज, मास नंबर जो 16 और यहाँ भी 16 है तो मास नंबर भी इंक्रीज नहीं होगा। तो बाकी 3 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, ओनली सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103।
3.42 gram of sucrose are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atom in the solution are. ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला लिखेंगे C12H22O11 और उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 342 ग्राम। कैसे कैलकुलेट किया है हमने, एक कार्बन का होता है 12 तो 12 कार्बन का हो गया 144, एक हाइड्रोजन का 1 होता है 22 हाइड्रोजन का 22 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 तो 11 का 176 ग्राम हो गया। तो O11 हमारे पास आ गया 16 × 11 = 176 ग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3.42 ग्राम सुक्रोज के अंदर ऑक्सीजन पता करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 342 के अंदर कितना है 176 ग्राम ऑक्सीजन है। इसी तरीके से स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज कंटेन 176 ग्राम ऑक्सीजन एटम देन 3.42 ग्राम। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे सबको, तो इसके अंदर ऑक्सीजन एटम आ जाएगा 1.76 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे क्योंकि वाटर भी उसके अंदर डिजोल्व है सोल्यूशन के अंदर, तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन का हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम यहाँ से भी आ गया और ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम मिलकर बन गया 17.76 ग्राम ऑक्सीजन एटम। अब जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो मोल्स की फॉर्म में दिए हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स की फॉर्म में दिए हैं। तो हम इसको पहले नंबर ऑफ़ एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए 16 ग्राम का मतलब क्या होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का एटम का होता है 1 मोल, और 1 मोल के अंदर कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ से सीधा स्टेटमेंट बन गया हमारा 16 ग्राम कंटेन 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, देन 1 में एंड देन जितना हमारा ग्राम आया है उतने ग्राम के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स हमारे आ गए ऑक्सीजन के 6.68 × 10⁻23, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्टली मैच करेगा इससे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। A student studies that a soap molecule has 2 ends, one of which is an ionic end and the other is carbon chain. Which of the following option explain the interaction of soap molecule with oil? Ionic end of soap interact with oil. The closest end of soap, either ionic or carbon chain, interact with oil. Carbon chain end of soap interact with oil. Neither ionic nor carbon chain interact with the soil since soap is made up of from soil. देखिए ये जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको साबुन बनाने का जो प्रोसेस है वो क्लियरली पता होना चाहिए। जो सोप फॉर्मेशन होती है उसमें कार्बन चेन होती है, लॉन्ग कार्बन चेन, और एक यहाँ पे सोडियम हेड लगा होता है उसके ऊपर सोडियम के मॉलिक्यूल का। जो ये पार्ट होता है इसको हम आयनिक पार्ट बोलते हैं, और आयनिक पार्ट में आपके सोडियम आयन होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, आयनिक पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसे होते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, और जो पीछे की चेन होती है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब ऑयल लविंग, वाटर हेटर। तो ये पार्ट जो है आपका वाटर से दूर रहेगा और ऑयल की तरफ रहेगा, यानी जब ऑयल से इंटरेक्शन होगा तो इस एंड का होगा ऑयल से इंटरेक्शन, और जब वाटर से इंटरेक्शन होगा तो इस वाले पार्ट का होगा, क्योंकि ये वाटर लविंग है और ये ऑयल लविंग है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाएगा कि कार्बन चेन का एक एंड सोप से इंटरेक्ट करेगा, जो कार्बन चेन एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद द ऑयल, ऑयल से वो इंटरेक्ट करेगा। जबकि अगर आपसे वाटर से पूछ लिया जाता तो आप आयनिक वाले पार्ट को, सोडियम वाले पार्ट को बताते। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 105, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
कॉलम 1 में हमें कुछ रेज के बारे में बताया है और कॉलम 2 में हमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। रे थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे थ्रो फोकस, रे थ्रो इनफाइनाइट डिस्टेंस, रिफ्रैक्टेड रेज टू इन्फिनिटी। और इधर हमें दिया है रिफ्रैक्शन इन मिरर, रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्जेज एज फोकस और इमर्जेज थ्रो फोकस। तो ये हमारे ए बी सी और डी पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 करके हमें दिया गया। हमें करेक्टली मैच करके बताना है किससे क्या मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको डायरेक्ट वही आंसर बता रही हूँ कि जैसे अगर रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही वापस जाएगी। रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्टिंग इन मिरर। रे थ्रू फोकस, जो फोकस से रे आएगी, रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अगर आपकी कोई रे फोकस से आती है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। रे फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और फोकस से होकर के जाती हैं। तो इसमें कन्वर्जेज एट फोकस, वो सारी की सारी फोकस पर कन्वर्ज हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे टू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी पर रिफ्रैक्ट होंगी जो रे, वो फोकस से होकर के निकलेंगी। इमर्ज थ्रो फोकस। तो ये हमारे करेक्ट वाले ऑप्शंस हमने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज। फॉस्फोरस की एटोमिसिटी कितनी होती है? तो सभी ने आपने देखा होगा जब केमिस्ट्री पढ़ते तो P4 लिखते हैं हम। तो ये क्या है? फॉस्फोरस की एटोमिसिटी है, यानी यहाँ पे फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल मिल करके कंबाइन कर करके स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107, लंग्स डेवलप फ्रॉम। लंग्स कहाँ से डेवलप होते हैं? तो लंग्स डेवलप होने के लिए आपके पास ऑप्शन है एंडोड्रम, मेजोड्रम, एक्टोड्रम, मेजोड्रम, एंडोड्रम एंड बोथ एंडोड्रम एंड मेजोड्रम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका एंडोड्रम। एंडोड्रम cells give rise to certain organs, among them the colon, the stomach, the intestine, the lungs and the liver and the pancreas are included. The endodrome on the other hand eventually form certain outer lining of the body, for example outermost skin layer, epidermis and hairs. क्वेश्चन नंबर 108, आइडेंटिफाई ए एंड बी। हमारा क्वेश्चन है इतना सिर्फ कि इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड प्रोवाइड ए एंड सेम इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 प्रोवाइड कार्बोक्सिलिक बी। व्हाट आर ए एंड बी? तो हमें ये फाइंड करना था। देखिए जो एसिटिक एसिड और क्रोमिक ऑक्साइड है, यहाँ पे हमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा ये, और जहाँ पे KMnO4 है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में आपके बनेंगे एल्डिहाइड्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बनेंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करवा करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ए और बी के ऑप्शन बताने थे। तो ए में आपका बनेगा एल्डिहाइड और बी में बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए एल्डिहाइड होते हैं CHO वाले, ये नहीं है, ये एक ये भी है और एक ये भी है यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन 2 में देखते हैं, यहाँ एसिड है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। बाकी हमें नहीं मतलब कि ए में क्या दिया है। हमारे दोनों ऑप्शन ए और बी फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और ग्राउंडनट। तो यहाँ ऑप्शन होगा ग्राउंडनट एक मॉडिफाइड स्टेम नहीं है। बाकी पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक ये सभी स्टेम के एग्जाम्पल हैं और ये मॉडिफाइड स्टेम के अंडर आते हैं। ग्राउंडनट्स आर सीड्स। ग्राउंडनट्स इज herbaceous annual with a fairly developed root system and a tap root.
Potato is modified stem derived from stem tissues that exist under the soil surface, for example corn, taro, ginger, etc. Next question number 110. The amount of solute present per unit volume or per unit mass of a solution या solvent is known as. Option: composition of solute, concentration of a solution, composition of solvent, concentration of a solvent. तो ये आपके जब आप टर्म्स पढ़ते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब ये किसके अंडर कंसिडर किए जाते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। वहाँ पे हम कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन बता देते हैं इसकी। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। There may be different ways, for example mass percentage, volume percentage. Second, the concentration of solute dissolved in a given mass or volume of solvent, for example molarity, molality, etc. तो सॉल्यूशन के अंदर हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की अगर हम बात करेंगे, अगर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है वो भी किसके अंदर आएगा? इन्हीं के सब के अंदर आएंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, एटसेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज? तो यहाँ पे सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मूवमेंट, मोबिलिटी और ग्रोथ ये सब कंसीडर नहीं होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेल डिवीजन यानी मिटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन डेट results in the formation of two new daughter cells is termed as mitosis. Mitosis is the process responsible for regeneration and repair, also help in cell growth and development. Question number 112. Complete metamorphosis occur in silverfish, locust, bird-bug और mosquito. तो ये जो complete metamorphosis का process होता है ये mosquitoes के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। फ्रेंड्स, ये मेटामॉर्फोसिस की एक्सप्लेनेशन है एग्जांपल्स के साथ। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की टाइप, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की टाइप भी यहाँ पे मैंने आपको बताई है नोट्स के अंदर। और सिल्वर फिश में किस तरह का क्या रहता है, लोकस्ट में क्या रहता है, बर्डबग में क्या रहता है, मॉस्किटो में क्या रहता है, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है, तो लोकस्ट यानी जिसको टीडी हम बोलते हैं उसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। सिल्वर फिश में नो ट्रांसफॉर्मेशन और बर्डबग में सिंपल या इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन दैट ऑफ गिवन रूम टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट आपकी इसमें करेक्ट बतानी थी, मैं साथ के साथ बताते चलती हूँ यहाँ कहाँ क्या गलती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था क्योंकि यहाँ पे लोअर नहीं हायर होगा। मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दैट ऑफ गिवन रूम टेम्परेचर। उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, लोअर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2. टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ये गलत है। जब हम सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में जाएंगे तो 273 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आइस की डेंसिटी वाटर से लेस होती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 क्या कहता है? द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में सॉलिड टू लिक्विड नहीं जाते, हम सॉलिड टू गैस जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा टोटली राइट है। बाकी सारे ऑप्शंस में कहाँ क्या क्या मिस्टेक थी वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 114. इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज 2.5 cm, इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट
अगर फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है तो चीज़ों को कितना बड़ा करके आपको दिखा सकता है। तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है और उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि f शुड बी इन मीटर, यानी फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो उसको हम सबसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 100 करके। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.025। ये जो 5 हमने फॉर्मूले के अंदर लिखा है, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूले में है हमारे पास 0.25 मीटर इंटू 5 + 1। 5 जो है ऑप्टिकल पावर है जिसको हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, जो कि फोकल लेंथ का रिवर्स होती है। ओके, उसके बाद ये 0.25 मीटर लगा लीजिए या 1/4 आप लगा लीजिए, 1/4 ऑफ मीटर। ये हमने लेना है, इनटू में हमने 5 की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारा 1/f होता है। f हमारा मीटर में हमने कन्वर्ट करके लिया है, वो वैल्यू पुट की है और इसमें प्लस का 1 किया। पहले इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सोल्व करने के बाद उसमें 1 ऐड करेंगे और सब करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 11 टाइम्स। तो यहाँ ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। Now question number 115. When vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure, what happen to the liquid? जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे आपका लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन में है लिक्विड फ्रीजेज, लिक्विड बॉयल, लिक्विड बिकम विस्कस, लिक्विड डजंट अंडरगो एनी चेंज। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट होगा, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करना ना भूलें। थैंक यू।